दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि आप दोस्तों होने वाले फिजिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें और 70 में 70 आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हमारा 2 अंक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वाली वीडियो का लास्ट पार्ट रहने वाला है, पार्ट 3 है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है तो उसे आप देख लीजिएगा। ओके, और सभी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट पर आ रही हैं। 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पर जाइएगा। क्रम से दोस्तों आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर दोस्तों आप क्या है इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लगातार बिना रुके बिना थके आपको क्या है जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या दोस्तों आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो हमें अध्याय 10 से क्या है इंपॉर्टेंट देखना था, क्योंकि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक पार्ट 1 में और अध्याय 5 से लेकर अध्याय आपके 9 तक मैंने आपको पार्ट 2 में क्या है इंपॉर्टेंट कवर कर दिया। अध्याय 10 से देखना है तो अध्याय 10 से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र क्या होता है? किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित। ओके, तरंगाग्र को हम इस बार समझिएगा। तो ये हमारा ये स्रोत है, इस स्रोत से ऐसी तरह हमारी तरंगें निकल रही है। ओके, इस बार से तरंगें निकल रही हैं। तो क्या बताया जा रहा है? किसी क्षण में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। तो खींचा गया कोई भी ऐसा एक काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो ये हमारे जो कण होता है एक ऐसा समय आए, एक ऐसे समय में ये क्या है एक समान कला में आ जाते हैं कण। ओके, और इसी में हम एक काल्पनिक जो क्या खींच देते हैं, काल्पनिक एक वक्र खींच देते हैं। तो ये हमारा जो काल्पनिक वक्र खींचा गया है ये क्या कहलाएगा? आपका तरंगाग्र कहलाएगा। तो किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम से में किसी क्षण में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो तरंगाग्र दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। अब समतल तरंगाग्र आपको इसमें स्रोत अच्छे से तैयार करके रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। समतल तरंगाग्र क्या है? जैसे अनंत पर स्थित स्रोत से आने वाली तरंगाओं की मतलब जो समतल तरंगाग्र तभी प्राप्त होता है जब जो स्रोत होता है वो अनंत पर होता है। तो अनंत से जब जो निकलती हैं तरंगिकाएं तो हमें जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो समतल तरंगाग्र होता है। फिर गोलीय तरंगाग्र, तो गोलीय तरंगाग्र कब प्राप्त होता है? बिंदु स्रोत चाहिए। गोलीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए बिंदु स्रोत चाहिए। ओके, तो बिंदु स्रोत से आने वाली जो तरंगिकाएं होती हैं वो गोलीय तरंगाग्र कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या एक पत्थर लेते हैं और तैत नदी या तालाब में फेंकते हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार से क्या गोला गोला बन जाता है। जैसे आपने पत्थर डाला तो गोला गोला कर किस क्या है तरंगे निकलती है। तो वो किस प्रकार का उदाहरण है? गोलीय तरंगाग्र का। बेलनाकार तरंगाग्र, जैसे कोई हम लकड़ी लेते हैं, लंबी सी लकड़ी ली और उसको तालाब या नदी में फेंका तो जो तरंगाग्र निकलेंगे वो इस प्रकार से निकलेंगे, यानी बेलन के आकार में निकलेंगे। तो इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। ओके, तो जिस डिजाइनिंग में वो तरंगाग्र बनते हैं उनका उसी नाम पड़ गया। तो आपको इनमें स्रोत याद रखना है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है गोलीय तरंगाग्र के लिए बिंदु स्रोत चाहिए, बेलनाकार तरंगाग्र के लिए हमें क्या है किसी रेखीय स्रोत से आने वाली तरंगिकाएं, यानी कोई बेलनाकार हमें क्या है कोई वस्तु चाहिए पड़ेगा। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो स्रोत होना चाहिए वो क्या अनंत पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो विवर्तन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रकाश जब किसी संकीर्ण स्लेट अपारदर्शी अवरोध से तेज किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। किनारों पर प्रकाश के इस मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा ये प्रकाश ये यू जा रहा है, ये जा रहा है, एक हमने ये देख दिया अवरोध। ओके, अवरोध गया। ये प्रकाश क्या करता है? प्रकाश जानते हैं दोस्तों आप सीधी रेखा में गति करता है, तो सीधी रेखा में गति कर रहा है। और जब ये क्या है जब कोई अवरोध आ जाता है तो उसके किनारों से यू मुड़ जाता है, इस किनारों से यू उसके निकल जाता है। ओके, किनारों से इस प्रकार से मुड़ जाएगा तो ये हमारी क्रिया कौन सी कहलाएगी? ये हमारा जो क्रिया है ये विवर्तन कहलाती है। तो समझ गए होंगे वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब किसी संकीर्ण अपारदर्शी अवरोध से तेज किनारों से होकर क्या गुजरता है तो अपने सरल पथ से विचलित हो जाता है। किनारों पर प्रकाश के
मुड़ने को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आप समझ गए होंगे। और जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे ही माइंड में आपको रखना है, तो अपनी लैंग्वेज में लिख आप सकते हैं। ओके, कि जब प्रकाश जब सीधी रेखा में गति करता है, अवरोध आ जाता है तो उसे किनारों से मुड़ जाता है, किनारों से मुड़ने को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ध्रुवण कैसे कहते हैं, एम्पीरियोडिज्म 20 में आ चुका है। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हैं, इसे क्या है, ध्रुवण कहते हैं। ओके, अच्छे से याद करिएगा, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। ऐसे नेक्स्ट हमारा मेलस का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के भी आने के। तो मेलस का जो नियम है तैयार कर लीजिएगा। अब आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन लिखकर आपको लिखकर देखना है। तो यदि किसी पोलराइड पर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो आपतित प्रकाश के कंपन तल व पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच जो कोण होता है थीटा है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, इस प्रकार से होगी। तो फॉर्मूला भी आपको है, ये आपका मेलस का नियम का फॉर्मूला लिखिए, ये भी आपसे क्या है, बस तो नेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे अध्याय है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, इस अध्याय से देख लेते हो। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आना फिक्स है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है और यहाँ से 2 ही नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला क्वेश्चन है, एम्पीरियोडिज्म 23 में आ चुका है, तो अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो क्वेश्चन आपको देखे उनको तो आपको पढ़ना ही है, एकदम रटे होना चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो पहले हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझिए किस प्रकार से। ओके, क्या कहा जा रहा है कि ये हमारी कोई धातु हो गई। ओके, ये धातु हमने ले ली, धातु है। अब कोई भी धातु, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे रहते हैं, छुपे रहते हैं इस प्रकार से। ओके, तो ये हो गई धातु, उसमें इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर धसे हुए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, जब हम क्या करते हैं, जब हम एक उचित तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित कराते हैं, धातु की सतह से आपतित कराते हैं, तो धातु के सतह से पृष्ठ से जो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ गए होंगे क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित कराते हैं, तो धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल कर क्या है, भागने लगते हैं। ओके, बाहर निकलने लगते हैं और उत्सर्जित होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। इस घटना को हम क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल है। तो अब हमें यहाँ बताना है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब लिखिए, तो याद भी कर लीजिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये रहता है, तो इसे याद कर लेना है। और साथ ही इसमें ये आपके क्या है, एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, बी क्या है, म्यू क्या है आपका, तो म्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, बी इलेक्ट्रॉन का वेग है, एच प्लांक नीयतांक है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन केवल इतना ही आ जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, ये भी अलग से आ सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट है निरोधी विभव किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए 2020 में आया, 22 में आया, फिर नहीं आया एग्जाम में ये अभी तक। ओके, तो चीज़ आपका एम्पीरियोडिज्म अब 26 में आ सकता है, पढ़ के आपको रखना है। 2 लाइन का वैसे इसका आंसर रहने वाला है, प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। थोड़ी आप भले अब देखिए इतना ही सा आंसर है 2 लाइन का, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इसे याद करना पड़ेगा और थोड़ी आपको क्या है भूलेंगे भी, लेकिन एक बार आपको क्या है लिख कर भी इसे देख लीजिएगा। प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगे क्या होती है। अब देखिए द्रव्य तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं, तो एग्जाम में आ सकता है डी ब्रोगली तरंगे क्या है या द्रव्य तरंगे क्या होती है, एक ही बात रहने वाली है। डी ब्रोगली तरंगों का समीकरण लिखिए या द्रव्य तरंग का समीकरण लिखिए। एम्पीरियोडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण के से एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। डी ब्रोगली के से आप क्या कहते हैं, डी ब्रोगली कहते हैं कि कोई भी जो कण होता है, कोई भी कण जो गति कर रहा है उसके साथ तरंग छिपी होती है, उससे जुड़ी होती है, तरंग जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। इस तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p, जहाँ h क्या है प्लांक नीयतांक है, p क्या है गतिमान द्रव्य कण का संवेग है। ओके, तो बस बहुत ज़्यादा सिंपल है। द्रव्य तरंग क्या है, तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग होती है या प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है, संबद्ध यानी जुड़ी होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। नेक्स्ट द्रव्य तरंगों की विशेषताएं, एम्पीरियोडिज्म ये 22 में आया था। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका आने के बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं। ओके, हर साल यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो अच्छे से आपको सभी तैयार करते जाइएगा। तो द्रव्य तरंगों की विशेषताएं, जो द्रव्य तरंगें केवल क्या गतिमान कण से संबद्ध होती है,
जो द्रव्य अभी हमने यहाँ देखा, द्रव्य तरंग क्या है, केवल गतिमान कण के साथ संबद्ध होती है। दूसरी, द्रव्य तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। आगे हमें एक और विशेषता दी हुई है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के द्रव्यमान के विक्रमानुपाती होती है, अर्थात किसी भारी कण से संबद्ध कण की तरंग दैर्घ्य हल्के कण से संबद्ध कण के तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या कम होती है। फिर नेक्स्ट, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब एमपीओ एग्जाम 2019 में आया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर एग्जाम में ये देखने को नहीं मिला है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आने के हाई चांस रहते हैं। तो तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो ताप के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से आवेश वाहकों जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, उसी प्रकार से जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने पढ़ा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का, कि जब हम क्या है किसी धातु के पृष्ठ पर एक उचित तरंग दैर्घ्य की आपतित कराते हैं प्रकाश, तो क्या है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित होने लगते हैं, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ये किसके कारण हो रहे हैं, एक उचित तरंग दैर्घ्य यहाँ आपतित कराने पर। अब तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन यानी ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जैसे हमने ये धातु ले लिया, हमने ये क्या है, ये हमने धातु ले ली है, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अब यहाँ हम क्या लगा देते हैं, बर्नर लगाते हैं। ओके, इस पार से हम इसे गर्म करते हैं, मान लीजिए तो हमने गर्म किया इसे गर्म करते हैं। तो अब ओके, जब यहाँ हीट गर्म करते हैं इसे, तो गर्मी से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तापायनिक उत्सर्जन। और यहाँ पर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर निकल रहे हैं तरंग दैर्घ्य के कारण, ओके, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं धातु से, तो ये तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, ताप के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी हम तापायनिक उत्सर्जन करा रहे हैं, जो धातु ले रहे हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला, कि यहाँ धातु का गलनांक अधिक हो, जिससे गर्म करने पर वह पिघले ना। बिल्कुल सिंपल बात है कि जब जो धातु हम ले रहे हैं उसका क्या है, गलनांक अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या है धातु ली और हमने सोचा भाई ये तापायनिक उत्सर्जन कराएंगे, लेकिन जैसी गर्म किए तो धातु पिघल गई। जब धातु पिघल जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, तो फिर कहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि धातु तो पिघल ही चुकी है। ओके, तो हमें एक ऐसी धातु लेना है जिसका क्या गलनांक उच्च हो, एक गुण ये हो जाता है। नेक्स्ट, धातु का कार्यफलन कम हो, ताकि कम ताप पर भी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। कार्यफलन क्या कहलाता है, कार्यफलन वो कहलाता है कि कम ताप पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। ओके, तो आपका उसका कार्यफलन कहलाता है। तो कार्यफलन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कार्यफलन कम होगा तो इससे क्या होगा कि कम ताप पर धातु क्या ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, तो ये होना चाहिए। तो कार्यफलन कम होना चाहिए, धातु गलनांक अधिक होना चाहिए। यह है तापायनिक उत्सर्जन प्रयुक्त धातु के गुण। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल के कोई दोनों प्रयोग लिखिए। एमपीओ 20 में क्वेश्चन था। तो सिनेमा में ध्वनि पुनरुत्पाद में सड़क की बत्तियों को स्वचालित स्विच के रूप में। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे पदार्थ की क्या है, दहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। यानी अभी हमने इसमें देखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा है कि एक क्या है, एक हमें तरंग दैर्घ्य देनी पड़ती है। ओके, तो एक तरंग हम अगर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन हर तरंग की क्या है जो आवृत्ति होती है, दहली आवृत्ति अलग अलग होती है। तो लेकिन हर उस तरंग की जो न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे क्या है इतनी आवृत्ति की जब इसमें तरंग पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। मतलब न्यूनतम जो आवृत्ति है जिससे क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है, वो क्या कहलाएगी, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो आपतित प्रकाश की वही न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसकी दहली आवृत्ति कहलाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विकास विद्युत प्रभाव में कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, यानी कार्यफलन की आपको परिभाषा बतानी है। तो आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से उसकी सतह तक लाने में किए गए कार्य को कार्यफलन कहते हैं। हमने यहाँ क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से धातु है, इस प्रकार से ये धातु है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे रहते हैं। ओके, जब इसमें हम क्या है या ताप देते हैं या फिर क्या है तरंग दैर्घ्य आपतित कराते हैं। ओके, तरंग दैर्घ्य आपतित कराते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं, तो यह इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ धसा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मानिए ये इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है, ये पहले क्या है उसकी सतह पर आएगा, फिर क्या है वो बाहर निकलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है पहले अपनी उस धातु की सतह पर आएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो उसके अंदर से, धातु के अंदर से उसको सतह तक आने पर जो कार्य उसे करना पड़ता है उसका कार्यफलन कहलाता है। तो आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से उसकी सतह तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उसका कार्यफलन कहते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा क्या प्राप्त होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी आपका दिया हुआ है कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है और आ भी चुका है, ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। नेक्स्ट फोटोन किसे कहते हैं? तो फोटोन क्या है? ऊर्जा का बंडल है। ऊर्जा का जो बंडल होता है उसे हम फोटोन कहते हैं, जो विकिरण का स्रोत से उत्सर्जित होता है तथा प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गमन करता है। इस प्रकार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये फोटोन की ऊर्जा का दिया हुआ है फॉर्मूला, तो इसे भी आपको तैयार करना है। फोटोन का संवेग भी दिया हुआ है, तो याद करके रखिएगा। कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अध्याय देख लेते। नेक्स्ट अध्याय हमारा परमाणु वाला, इससे देख लेते कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। तो पहला है हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त। तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ओके। तो इससे क्या निष्कर्ष निकले? तो पहले तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रयोग किया था, क्या हुआ था। जैसे ये एक सोने की पतली पन्नी ली गई थी, क्योंकि सोने की इस पर पतली पन्नी थी, इस पर अल्फा कणों की क्या की बौछार की, इस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो क्या हुआ? बहुत सारे अधिकांश जो अल्फा कण थे वो क्या है? आर पार निकल गए, ओके। अल्फा कण थे जो आर पार हो गए, और बहुत सारे क्या है जो यहाँ टकराए बीचों बीच और लौट आए, ओके। बहुत सारे जो मतलब अल्फा कण थे वो बीचों बीच टकराए और क्या वापस लौट कर आ गए। तो क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि पहला है परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म केंद्र पर केंद्रित रहता है। यानी देखिए इससे कैसे पता चला कि जब जो अल्फा कण क्या है लौट कर आए तो समझ में आया कुछ ना कुछ बीच में भारी भारी चीज है जिससे टकरा कर ये जो अल्फा कण है वापस लौट रहे हैं। फिर दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से क्या खोखला है। क्यों खोखला है? कैसे पता चला? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है वो आर पार चले गए, ओके, आर पार हो गए। तो इससे समझ में आ गया कि खोखला होगा तब तो ये आर पार चले गए। ये इस वाले प्रयोग से हमें क्या है दो निष्कर्ष निकले, ओके। अगर आपने क्या है मॉडल सीख लिया तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपका रदरफोर्ड का मॉडल है, आपका थॉमसन का मॉडल है, अच्छे से आपको क्या है इनको सीख कर रखना है किस प्रकार से इनका प्रयोग था, इसके क्या दोष हैं और क्या निष्कर्ष निकला वो आपको तैयार करके रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर परमाणु के थॉमसन मॉडल के कोई दो दोष बताइए। पहले तो आपको थॉमसन मॉडल क्या था? तो थॉमसन साहब कहते हैं जो परमाणु है वो तरबूजा के समान है, तरबूजा होता है उसके समान है, ओके। अब गर्मी आ रही है तो क्या है तरबूजा खाएंगे अपन। तो अब जो तरबूज होता है तो पूरा मान लो पूरा परमाणु है और उसमें क्या है धनावेशित है। और जिस प्रकार से तरबूज में काले काले बीज धसे रहते हैं, सेम इसी प्रकार से परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन क्या है धसे रहते हैं। ये कहा थॉमसन ने, ओके। तो ये हो गया उनका, इसलिए जो थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ओके, तरबूज वाला मॉडल। तो इसके दोष बताना है। पहला, यह मॉडल परमाणु द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ये आपको पॉइंट तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, कारण बताइए। तो हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं में संक्रमण भिन्न भिन्न होता है, अतः हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है कई रेखाओं में होते हैं। नेक्स्ट, अल्फा कण प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों प्रयोग किया? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, उसमें एक सोने की पतली पन्नी ली, तो उसका ही प्रयोग क्यों किया? चांदी की पतली पन्नी ले सकता था, ओके, इसके बाद या फिर एल्यूमिनियम की पतली पन्नी का उपयोग कर सकता था। स्वर्ण पत्र का ही क्यों उपयोग किया? सोने के पन्नी का ही उपयोग क्यों किया? तो क्या कारण है? कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्यों? अगर पतला नहीं होगा तो मोटा है जैसे, तो अगर परमाणु गया अगर एक जगह से नहीं टकरा तो वो अंदर जाके दूसरी वाली मोटी है तो दूसरी वाली परत से टकराएगा फिर लौट आया, तो उसे पता नहीं चल पाएगा, ओके, कि ये पहली वाले से लौटा कि दूसरी वाले से लौटा, कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। पतली होगी तो केवल एक ही टक्कर में, अगर इसे टक्कर करके निकलना होगा तो एक ही बार में लौट आएगा, नहीं लौटना होगा तो सीधे आर पार चला जाएगा। इस प्रकार से तो पतले होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। इसके साथ पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए। नाभिक को क्यों भारी होना चाहिए? ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो, ओके। नाभिक भारी होगा तभी क्या है उसका जो प्रकीर्णन हो पाएगा। स्वर्ण पत्र में उपयुक्त दोनों गुण होते हैं। स्वर्ण में जो सोने में होता है उसमें दोनों ही गुण होते हैं, इसलिए स्वर्ण का बारीक पत्र भी आसानी से बनाया जा सकता है। सोने की जो पतली पन्नी बनाना भी आसान होता है। तो यही कारण है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, बोर के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है?
तो एक आपको 9वीं कक्षा के लिए याद कर लेना है, फिर किसी भी कक्षा के लिए पूछे आप बता पाएंगे। 9वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBr बराबर होता है NH/2π, NH/2π। 9वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है MBr बराबर NH/2π। अब प्रथम कक्षा के लिए पूछा जा रहा है तो n बराबर आपको रख देना 1, n बराबर 1 रख देंगे तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो h/2π। अगर पूछा जाए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो 2 रख दीजिएगा, तो 2h/2π हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो h/π आपका होगा दूसरी कक्षा के लिए। नेक्स्ट संक्रमण का क्या अर्थ है, इसमें कितना समय लगता है, तो परमाणुओं का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। इसमें 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। जो परमाणु होता है अपनी कक्षा में घूमता रहता है और ओके, जब इन्हें ऊर्जा मिलती है तो ये जो है दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में चले जाएंगे, और तीसरी कक्षा और ऊर्जा ने कम मिलती है तो तीसरी कक्षा से दोबारा क्या है ये अपनी दूसरी अच्छी कक्षा में आ जाते हैं। तो इसमें उन्हें कितना समय लगता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में, 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या रहेगा, जो परमाणु लगातार घूमते रहते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, स्थिर हो जाएं तो क्या होगा, तो स्थिर हो जाएंगे, तो स्थिर हो जाने से क्या है जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही क्या समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उसके अभिकेंद्र बल के कारण संभव होता है, जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण संभव है। जब इस इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तभी के अभिकेंद्र बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक में गिर जाएंगे। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 मुख्य निष्कर्ष लिखना है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष अब ऊपर ही हम देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। परमाणु का जो अधिकांश भाग भीतर से खोखला है, दूसरा परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं, तो कक्ष में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही अवशोषित करते हैं, अतः इन कक्षाओं को क्या है स्थायी कक्ष कहते हैं। बोर की कक्षा है उनको स्थायी कक्ष कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन कक्षाओं में घूमते समय इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ना ही ऊर्जा अवशोषित करते हैं, इसलिए इन कक्षों को क्या है स्थायी कक्ष कहते हैं। बोर मॉडल की कमियां बताइए, तो बोर का मॉडल भी आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो आपका थॉमस का मॉडल हो गया, बोर का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल, तीनों के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो 2 कमियां क्या है, इस मॉडल के अनुसार केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित, हीलियम, सोडियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, चित्र बनाइए। 2020 में आ चुका है, फिर 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज रदरफोर्ड ने की थी, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और किया था। ओके, चित्र बनाना है तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाएगा, किस प्रकार से नाभिकीय मॉडल था, तो इसको भी एक बार आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है बोर मॉडल की अभिक्रियाएं, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्या है 2 नंबर भी बन सकता है। 2 नंबर में है तो 2 अभिक्रिया आपको बतानी पड़ेंगी। तो क्या है, जैसे अभिक्रिया में बोर मॉडल के बारे में आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में ना घूमकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूम सकता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं क्योंकि इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते हैं। यह बोर पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π पूर्ण गुणा जो होता है, h यहाँ प्लांक नीतांक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। मेन आपको क्या है 2 तो तैयार करके रखिएगा, तो 2 नंबर में हाई चांस रहते हैं। और नेक्स्ट अभिक्रिया भी आपकी दी हुई है, तो वैसे 4 नंबर में अगर तो 4 अभिक्रिया बतानी पड़ेगी, 2 नंबर में है तो 2 अभिक्रिया आपको लिखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप दोस्तों क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, इसके साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ वो कि अलग से भी आप चाहते हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से नवागत क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन करना है। फिजिक्स का कोर्स लेते समय दोस्तों आपको कूपन कोड में फिजिक्स 70, क्योंकि टारगेट हमारा 70 में 70, तो फिजिक्स 70 आपको क्या है कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको क्या है 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी फिजिक्स की जो कोर्स की फीस है बहुत कम है और उसमें भी आपको ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बहुत कम फीस हो जाएगी क्योंकि 1 से 2 दिन का हमारे पास समय है। अब 1 ही दिन लगभग बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी क्या है मटीरियल ले ले ताकि वो क्या है अच्छे से पढ़ सके और रिवीजन कर सके।
तो आपको क्या है फिजिक्स का कोर्स लेकर जरूर रखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय बलों के दो गुण या विशेषताएं लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, 26 में आपका आ सकता है। नाभिकीय जो बल होते हैं इनके दो विशेषताएं या दो गुण। तो नाभिकीय बल बहुत कम दूरी तक ही प्रभावी होते हैं, ये लघु परिसर बल होते हैं, यानी ये क्या है ज़्यादा दूरी तक प्रभावी नहीं होती, कम दूरी तक प्रभावी होते हैं। इसके साथ ही नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति के अत्यंत प्रबल होते हैं और यह बल आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है समस्थानिक और संभारक। तैयार करके रखिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन थे। ओके, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये नाम में ही राज चौबाऊ समस्थानिक जिनके स्थान समान हो, जिनके स्थान समान हो। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थान स्थान यानी होता है क्रमांक, स्थान यानी क्रमांक। ओके, तो परमाणु क्रमांक, स्थान यानी परमाणु क्रमांक, सम है नहीं समान है, तो परमाणु क्रमांक समान होता है। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ओके, ये क्या है तीनों क्या है समस्थानिक होते हैं, तीनों क्या है ये समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट संभारक की हम बात करते हैं। तो संभारक सम यानी होता है समान, भारक यानी होती है भार, भार यानी द्रव्यमान। तो विभिन्न, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा समस्थानिक में क्या होता है एक ही तत्व होते हैं, जबकि संभारक में विभिन्न तत्व होते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न हो गए। अब संभारक है तो जो द्रव्यमान होता है भार होता है वो क्या है समान होता है, संभारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये तैयार करके रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपका ऑक्सीजन है और जो आपका फ्लोरीन है 17 इनका जो परमाणु भार है द्रव्यमान संख्या वो समान है। ओके, तो ये आपके संभारक के उदाहरण बन रहे हैं। यहाँ आप देख लेते हैं तो 40 है। ओके, 59 है, तो आप समझिए ये कोबाल्ट निकल में 59 का क्या है भार है। तो ये सब संभारक के पूरे उदाहरण दिए हुए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन यानी सम यानी समान और न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या है भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और ये उदाहरण भी दिए हो तो तैयार कर लीजिएगा। तो समभारक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक सब एकदम प्योर सिलेक्टेड है, कोई भी कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांस से आने के, तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए। तो रेडियो एक्टिवता क्या होती है, किसी भी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। ये पदार्थ रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिकता या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से क्या है स्वतः ही अपने आप ही जो आदर्श विकिरण निकलती रहती हैं जो कि क्या है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं। उनका ये गुण रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिवता कहलाता है। अब इसके बाद रेडियो एक्टिवता क्षय का आपको नियम भी तैयार करके रखना है। तो इस नियम अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणु की संख्या के क्या अनुक्रमानुपाती होती है। नाभिक विखंडन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन तैयार करके रखिएगा। 2020 में आया, 2024 में आया, 26 में आपका आ सकता है, हाई चांस है, पढ़ के आपको रखना है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। नाभिक का विखंडित यानी विखंडन होना, यानी एक बड़े से नाभिक का टूट करके 2 टुकड़ों में हो जाना, वो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है। इसके साथ ही बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। एक भारी सा नाभिक होगा, इसमें हम क्या न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। कैसे, यहाँ आप समझ लीजिए, ये क्या है एक भारी सा नाभिक है और इसमें हम क्या है न्यूट्रॉन की हम बमबारी यहाँ करते हैं, न्यूट्रॉन की हम बमबारी करते हैं। तो ये टूट कर क्या है 2 हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका नाभिकीय विखंडन। और उदाहरण भी आपको मैं तैयार करके रखिएगा। उदाहरण सहित आपको लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है, जैसे 4 नंबर में आया था 2024 में, तो आपको क्या उदाहरण के साथ आपको बताना है। ओके, तो उदाहरण आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे यूरेनियम लिया गया है यहाँ, क्योंकि ये यूरेनियम लिया गया है, इसमें हमने न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो पहले अस्थायी नाभिक बनता है, फिर ये टूटकर बेरिलियम क्रिप्टॉन बनाते हैं और ऊर्जा भी क्या है बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। तो एक भारी नाभिक टूटकर 2 क्या है छोटे छोटे नाभिक बन गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको नाभिकीय बल की परिभाषा लिखिए। नाभिकीय बल क्या है, हम जानते हैं कि जो परमाणु में के नाभिक में क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
ओके, धनावेशित प्रोटॉन अनावेशित न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो जब दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो पक्का कोई ना कोई ऐसा बल है जो इन्हें क्या है, दोनों को एक साथ रखे हुए हैं। और जो बल दोनों को एक साथ रखे हुए हैं नाभिक में, किन्हें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, वही बल क्या है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन एक ही अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ रहते हैं। अतः नाभिक के भीतर इन कणों के मध्य ऐसे बल लगने चाहिए जो इन्हें क्या है, परस्पर बांधे रखें, और इसी बलों को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब नाभिकीय संलयन देख लेते हैं। संलयन यानी होता जुड़ाव, दो हल्के दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का जोड़कर एक बड़ा नाभिक तय बनना तो क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो जब दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर उच्च दाब पर परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिकीय संलयन हम कराते क्या, हमें जरूरत क्या है भैया, हमें ऊर्जा ही प्राप्त करिए। जब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक तरीका होता है नाभिकीय संलयन, और इसमें आपको क्या है, उदाहरण भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी आपको क्या है, माइंड में रखना है। उदाहरण इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन आपका ये बन गया, जैसे 2024 में आया था, तो फिर नाभिक आपको फिर यहाँ उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। क्यों, तो नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह नाभिक के धनावेश से विक्षेपित नहीं होता है। इस प्रकार न्यूट्रॉन नाभिक में क्या है, सफलता से प्रवेश कर जाता है। सिंपल है। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के हाई चांस है। ओके, ये मतलब बैठा हुआ कि बोर्ड एग्जाम में से आने का कब चांस मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और सिंपल भी आपका रहने वाला है। नाभिकीय विखंडन क्या है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिक में व्यक्त होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है। नाभिकीय जो संलयन होता है, यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव होती है। ये ओके, इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि नाभिकीय संलयन के प्रयोगशाला में हम नाभिकीय संलयन नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, या पृथ्वी पर संभव नहीं है नाभिकीय संलयन, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, जो कि वो ताप इतना लाना पॉसिबल नहीं है इसके लिए। ओके, जिसके बाद नाभिकीय विखंडन में प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा होती है, अधिक होती है, और नाभिकीय संलयन में प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है। और यह प्रक्रिया केवल भारी नाभिकों के द्वारा कराई जाती है। नाभिकीय संलयन यह क्रिया केवल हल्के नाभिकों द्वारा कराई जाती है। द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग क्या सदैव कम होता है। द्रव्यमान का यह अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तो किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अभी हमने देखा नाभिकीय ऊर्जा को, हमने देखा क्या कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा, कि जो परमाणु होता है, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बैठे रहते हैं, तो एक साथ इनको बैठाए रखने के लिए कोई ना कोई बल लगता है, वो कहलाता है नाभिकीय बल कहलाता है। ओके, नाभिकीय बल कहलाता है। अब इसे हम हटाना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या अलग अलग करना है, तो इसके लिए जो हमें क्या है, इनको हटाने के लिए जो ऊर्जा देने पड़ेगा वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाते हैं। फिर नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक एवं नियंत्रित ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय संलयन का उपयोग हम क्या है, पृथ्वी पर एक प्रायोगिक प्रयोगशाला के रूप में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। प्रयोगशाला में इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। हम जानते हैं नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। क्योंकि नाभिकीय संलयन में बहुत उच्च ताप पर संभव है, और बहुत अधिक ताप होने के कारण इसका नियंत्रण संभव भी नहीं है। ओके, अगर हमें पहले बहुत ज़्यादा ताप चाहिए, जैसे तैसे हमने ताप की व्यवस्था कर ली, जब ये क्रिया होती है तो इसको नियंत्रण करने के लिए हम नियंत्रण करने की क्षमता भी नहीं है हमारे पास। वही यहाँ बातें बताई जा रही हैं, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अर्धचालक वाला जो चैप्टर है उससे हम बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको जब लॉन्ग टाइप बताऊंगा तो उसमें आपको 2-3 टॉपिक और आपको बता दूंगा, ओके, जो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको तैयार करके रखना है कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, तो इसकी आपको तैयार करके रखना है। अब ये लॉन्ग टाइम में भी आ सकता है, लेकिन हाई चांस है कि शॉर्ट टाइम में आपसे पूछा जाए पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर। अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया नहीं। ओके, लास्ट ईयर में अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर बताया था, तो 2023 में आया, 2025 में भी आ चुका है, तो रिपीट होने का कम चांस है, 2025 में आ चुका है। तो अब हाई चांस है कि आपका पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। यह शुद्ध चतुष्फलकीय अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर क्या प्राप्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इसमें बहुसंख्यक धारावाहक होल तथा अल्पसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक होते हैं होल। आगे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, बाकी इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा पॉइंट, कि इसमें फर्मी स्तर संयोजकता बैंड की ओर होता है, किसमें, पी प्रकार के अर्धचालक में। एन प्रकार के अर्धचालक में इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है।
और बाकी ये पॉइंट भी आपको तैयार करके रखिए। तो चारों पॉइंट आपको तैयार करके रखिएगा। अगर 4 नंबर में आता है तो फिर आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर में आता है 2 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। बाकी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में आप अंतर देखना चाहते हो, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके अंतर दिए है, निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर। बाकी देखिए कम ही चांस है, इसलिए क्योंकि अभी आपका 2025 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो उस टाइम तो मैंने बताया था कि हाई चांस से आ जाएंगे, लेकिन अब आपका आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अब आपके पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक आने चाहिए क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे आप एक पी प्रकार के अर्धचालक हैं और आपके एन प्रकार के अर्धचालक हैं, तो किसमें बहुसंख्यक होल है, किसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, ओके, किसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, किसमें अल्पसंख्यक होल है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी कंफ्यूजन होता था। तो कैसे आपको याद रखना है, देखिए पी अर्धचालक है, पी अर्धचालक जब हमने पी बनाया तो पी में हमें क्या बन रहा है, पी में हमें होल मिल रहा है, पी में क्या मिल रहा है, होल मिल रहा है। पी बनाते समय हमें क्या होल बनाना पड़ रहा है, पी बनाते समय होल बनाने पड़ रहा है। तो आपको समझना है कि पी अर्धचालक में क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक में जो होल होते हैं ओके, होल होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। होल क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक है तो इसमें बहुसंख्यक क्या होगा, तो इसमें क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, बहुसंख्यक होंगे एन प्रकार के में। एक चीज बस पता चल जाए तो दूसरा चौथ आपको समझ में आ जाएगा। पी बनाते समय क्या है, होल बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें होल होंगे, बहुसंख्यक होंगे, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है, अल्पसंख्यक होंगे। जब होल बहुसंख्यक है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें अल्पसंख्यक होंगे। तो इसी का आपको उल्टा कर देना है एन प्रकार के में। जब पी प्रकार में होल अधिक हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और होल क्या है, कम होंगे। तो इस प्रकार से आप क्या है माइंड में आप रख सकते हैं और आपको क्या है कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बाकी अर्धचालक वाला जो चैप्टर है उसमें आपका जो रोधिता विभव है, ओके, प्राचीर विभव, वो भी आपके कुछ क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए बन सकते हैं। तो जब मैं आपको 4 नंबर के वहाँ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसमें मुझे पीएन सिंधी डायोड आपको बताना संबंधित क्वेश्चन बताने हैं, तो उसमें वो आपको मैं कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है खड़ों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।